नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत करते हैं एपीएन प्राइम टाइम सुपरफास्ट की। नोटबंदी को लेकर भले ही विपक्ष मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला कर रहा है, पर राष्ट्रपति सरकार के साथ हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आर्थिक फ्रंट पर अच्छे नेतृत्व के लिए पीएम की तारीफ की। राष्ट्रपति ने कहा कि जिस समय पूरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल से आगे बढ़ रही हैं, उस वक्त भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अब सरकार की नजर ऐसे लोगों पर है जिन्होंने वर्ष 2014-15 में मोटी रकम का लेन देन किया, लेकिन 2015-16 में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। आयकर विभाग ने ऐसे 67,54,000 लोगों को चिन्हित किया है। आयकर विभाग इन लोगों पर जल्द ही कार्रवाई शुरू करने वाला है। चुनाव आयोग ने उन 255 राजनीतिक दलों को अपनी रजिस्ट्रेशन सूची से बाहर कर दिया जिनका अस्तित्व सिर्फ एक कागजों तक है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक राजनीतिक दल ऐसा है जिसका पता 17 अकबर रोड, नई दिल्ली दिया गया है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दे रही केंद्र सरकार ने दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशन को 1 जनवरी से पूरी तरह कैशलेस करने का ऐलान किया है। इन स्टेशंस में रोहिणी ईस्ट, रोहिणी वेस्ट, एमजी रोड, मयूर विहार फेज 1, नोएडा सेक्टर 15 शामिल है। इन स्टेशनों पर 1 जनवरी से स्मार्ट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही टिकट खरीदा जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त धूलागढ़ में बीजेपी 3 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह, जगदीपिका पाल और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली शामिल हैं। पटेल आंदोलन से जुड़े हार्दिक पटेल की सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने की इच्छा को जयपुर पुलिस ने पूरा नहीं होने दिया। हार्दिक आज दिल्ली से जयपुर फ्लाइट के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जयपुर सिटी में एंट्री नहीं करने दी। दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर नजीब जंग के इस्तीफे के बाद अनिल बैजल दिल्ली के नए एलजी होंगे। दिल्ली में भले ही चुनी हुई सरकार हो, लेकिन प्रशासनिक कमान एलजी के हाथ में रहती है। ऐसे में यह पद बेहद अहम हो जाता है। अनिल बैजल वाजपेयी सरकार में गृह सचिव रहे थे। दिल्ली में डीडीए के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा प्रसार भारती में सीईओ भी रहे हैं। ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी गुजरात के वडोदरा के एक फार्म हाउस में जाम छलकाने का दौर जारी था। इस हाई प्रोफाइल शराब पार्टी में कई बड़े बिजनेसमैन, महिलाएं और वीवीआईपी लोग शामिल थे। गुरुवार की रात पुलिस ने छापा मारकर 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर चिरायू अमीन भी शामिल है। लीबिया के हज के एक यात्री विमान को छुड़ा लिया गया है। इस विमान का अपहरण करके माल्टा की राजधानी वेलेत्ता ले जाया गया था। अपहरणकर्ताओं ने विमान के 25 यात्रियों को छोड़ा, जिसमें से कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उत्तराखंड में चुनावी हुंकार भरते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया। नोटबंदी पर मोदी को घेरते हुए राहुल ने मोदी पर जनता का पैसा लूटकर अमीरों के हक में करने की साजिश करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि नोटबंदी के बहाने मोदी सरकार जनता के मेहनत की पैसा बैंकों में जमा करवाने का प्लान था, जिसका मकसद था बड़े औद्योगिक घरानों के 8 लाख करोड़ का कर्ज माफ करना। अगर आपको 24,000 की लिमिट नहीं लगाई जाती तो आपका पैसा बैंक अकाउंट में फंसता नहीं फंसता। अगर 100 बार नियम नहीं बदले जाते, आपका पैसा बैंक अकाउंट में फंसता नहीं फंसता। मोदी जी की प्लानिंग थी कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहे। आपके खून पसीने के बल पर, आपके पैसे के बल पर 8 लाख करोड़ रुपया माफ हो, अमीरों का पैसा माफ हो और बैंक फिर से कर्जा देना शुरू करें। राहुल ने मोदी और अमीर कारोबारियों के बीच के साठगांठ का आरोप भी लगाया। राहुल ने कहा कि नोटबंदी के जरिए गरीबों का पैसा देश के 50 अमीर परिवारों की जेब में डाला गया। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। बात आई समझ? 99% ईमानदार लोगों से पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो। ये है सच्चाई। देहरादून में कार्यक्रम में आयोजित जनसभा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की स्थापना की थी और अब पीएम मोदी राज्य का विकास करेंगे। जनसभा में अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने विकास के बहुत कुछ किया।
शाह ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड को लूटा है। इस राज्य को वाजपेयी ने बनाया और पीएम मोदी से संभालेंगे। अल्मोड़ा में सीएम हरीश रावत ने करीब 65 करोड़ रुपए की धनराशि का लोकार्पण शिलान्यास किया। हरीश रावत ने इस विकास कार्य को राहुल गांधी की तरफ से दिया हुआ तोहफा बताया। हरीश रावत ने करीब 22 करोड़ की योजनाएं जनता को दी और बाकी धनराशि का शिलान्यास किया। यहां हरीश रावत ने बेस चिकित्सालय में नवनिर्मित हार्ट केयर सेंटर का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सहित कुछ मंत्री मौजूद रहे। यूपी के कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की बात नहीं चल रही। आजाद ने कहा कि पार्टी अभी नोटबंदी को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन करेगी। वाराणसी जिला न्यायालय के जो नोटबंदी है उसके खिलाफ बड़े पैमाने पे अभी हर डिस्ट्रिक्ट से नीचे भी काम करने के लिए तैयार है। अभी कोई भी चर्चा हमारी अलायंस के बारे में नहीं हुई है, और जब चर्चा ही नहीं हुई है तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल कहां पर। वाराणसी जिला न्यायालय के सेंट्रल बार को एपीएनआईएफ की ओर से ई लाइब्रेरी की सौगात दी गई। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय जी और मुख्य अतिथि के तौर पर सेंट्रल बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मरण मिश्र भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वाराणसी जिला न्यायालय के सेंट्रल बार की आधुनिक रूपरेखा तैयार करने की दिशा में इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय जी की ओर से बार को ई लाइब्रेरी की सौगात दी गई। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय जी ने कहा कि वो वाराणसी के वकीलों की हर संभव मदद करने को तैयार है। यहाँ पर ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं यहाँ पर आके कुछ कर पाऊँ और कुछ करूँ। तो जितने भी ये सब बातें, कुछ 2-3 बातें शेयर करूँगा। ये लाइब्रेरी जो बनाने का कॉन्सेप्ट था वो केवल ये नहीं था कि इसको बनाया जाए, बल्कि अच्छे से चलाया जाए, और इसके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्थाएं करा दी जाएगी, जिसमें कि कोई लोग आ जाएंगे, 2-4 लोग, और यहाँ पे सिखा देंगे। जो साथी अपना सीखना चाहें वो सीखें उसको। आज ऐसा हो गया है कि लीगल प्रोफेशन में समाज के हर वर्ग के लोग वहाँ पर आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। आप किसी IAS के बच्चे से भी पूछिए क्या बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहता है, क्योंकि ये आप सब लोगों की मेहनत, आप सब लोगों की जो पृष्ठभूमि है, बनाई हुई चीज़ें, आप लोगों की विरासत है, जिसकी वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। इस ई लाइब्रेरी की खासियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद वाराणसी जिला कोर्ट में बनी ये देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। एपीएन इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन का डिजिटाइजेशन की ओर ये एक बड़ा कदम है। इस मौके पर मुख्य अतिथि मरण मिश्र ने तमाम वकील संगठनों में एकता की बात पर जोर दिया। पड़ोसी जहां रोज उठना बैठना है, एक साथ रहेंगे तो यहाँ के लिए कुछ कर पाएंगे। बार काउंसिल में सिर्फ तू मैं होकर रह जाएगी तो अधिवक्ता के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी यही एकमात्र स्टैट्यूटरी बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आयकर में छूट पर रोक संबंधी याचिका की शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया। उस मामले की 11 जनवरी 2017 को सूची में रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि छुट्टी के दौरान इस मामले को अदालत में लाने की जरूरत क्यों थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि राजनीतिक दल इस दौरान पैसे जमा कर पूरे पैसे निकाल सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी। तो वहीं बेंच ने कहा कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होगी। 1050 करोड़ रुपए के जुर्माना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने वोडाफोन को राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव सचदेवा ने वोडाफोन के उस तर्क को खारिज कर दिया कि ट्राई द्वारा जुर्माना लगाने की सिफारिश पर अंतरिम रोक लगाई जाए। कोर्ट ने इस मामले में ट्राई और दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब 3 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने टोयोटा मोटर्स के बारे में एकल बेंच का फैसला खारिज कर दिया। एकल बेंच ने टोयोटा मोटर्स की शिकायत को सही मानते हुए ऑटो कंपनी के खिलाफ आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसले को खारिज कर दिया और अपने आदेश में कहा कि ऑटो कंपनी ने ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर अब हथियारों से नहीं बल्कि अदालती लड़ाई होगी। 2007 के समझौता एक्सप्रेस बम धमाके मामले में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत पाक सीमा पर एक अस्थायी कोर्ट बनाने की योजना पर विचार कर रही है। इसके लिए वो जल्द ही गृह मंत्रालय से अनुमति लेने जा सकती है। एनआईए चाहता है कि इस कोर्ट में उन पाकिस्तानी नागरिकों से पूछताछ हो जो इस मामले के गवाह हैं।
एटा के मलावन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ी जवाहर तापीय विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। शिलान्यास के वक्त मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव राहुल भटनागर तथा ऊर्जा सचिव शैलेंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने एटा और सोनभद्र में अनपरा डी के साथ साथ कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 51,000 करोड़ रुपए है। समाजवादी योजना के तहत शुक्रवार को फैजाबाद जिले में 1,598 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक मौजूद रहे। राज्य मंत्री पवन पांडे ने भी इस जीआईसी में आयोजित कार्यक्रम में 749 छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए। और आइए में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने अखिलेश यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में आधी अधूरी परियोजनाओं का लोकार्पण कर रही है, जिनका पैसा भी आवंटित नहीं है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुक्रवार को सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। यात्रा की शुरुआत सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार क्षेत्र के एनटीपीसी से हुई। यात्रा के स्वागत में बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों ने अपने साथियों के साथ जगह जगह पर जोर आजमाइश की। सीतापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने परिवर्तन यात्रा के तीसरे दिन सपा सरकार द्वारा 17 जातियों को एससी में शामिल करने को चुनावी स्टंट बताते हुए निशाना साधा। मेरठ के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को चुनावी प्रस्ताव बताया। आगामी 2017 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कानपुर में उप निर्वाचन आयुक्त की बैठक हुई, जिसके बाद चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। जनेश्वर मिश्र पार्क में हुए समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह पर लखनऊ बेंच ने सख्त तेवर अपनाया। हाईकोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से पूछा कि पार्क में आयोजन की अनुमति कैसे दी गई। देश भर में नोटबंदी के बाद कमीशन पर नोट बदलने वाले गैंग सक्रिय हुए हैं। ताजा मामला मेरठ का है, जहां एसटीएफ की टीम ने 8,80,000 रुपए की नई करेंसी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी की कैशलेस मुहिम को यूपी के जनपद भदोही में दुकानदारों ने शुरू कर दिया है। यहां मोबाइल शॉप वाले ने स्वैप मशीन से पेमेंट लेना शुरू कर दिया, तो वहीं एक पान वाले ने पेटीएम से पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम को गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बॉब के जीएम एसआर सोलंकी को आज सुबह मॉर्निंग वॉक के वक्त बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने सिंगापुर में निवेशकों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम रघुवर दास ने झारखंड में निवेश की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। देवघर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निर्माण को लेकर रक्षा मंत्रालय की टीम ने शुक्रवार को देवघर जिले के मोहनपुर का दौरा किया। रक्षा मंत्रालय की टीम ने मोहनपुर क्षेत्र के ताराबाद समेत एक अन्य जमीन का मुआवजा किया।